नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ARK वॉइस 517 चैनल में। आज की कहानी है किस्मत का लिखा। बेटा, 3 दिन से बुखार में पड़ी हूँ। बहू से बोला था दवा ला कर दे या डॉक्टर के पास ले चले, पर उसे मेरे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं है। ना ही उसने मुझे खाने को पूछा, पर आज थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए बाहर हॉल में आकर बैठ गई तो बहू को मेरा खाली बैठा देखा नहीं गया और बोल पड़ी, माँ जी बर्तन धो डालो। और जब मैंने मना किया तो पता नहीं क्या तुम्हारे कान भर दिए कि तू मुझ पर इतना झल्ला रहा है। देख ले मेरी थाली में कितना थोड़ा खाना है और मैंने खुद अपने हाथों से परोसा है। अगर थोड़ा खाना खा लूंगी तो तुम्हारा कुछ कम नहीं हो जाएगा। ऐसा कहकर शोभा जी अपने खाने की थाली वापस लेने के लिए अपने बेटे से गिड़गिड़ा रही थी। उसी समय शोभा जी की पड़ोसी आरती जी उनकी आवाज़ सुनकर उनके घर आई तो शोभा जी की पक्की सहेली थी। तो देखा उनका बेटा करण भोजन की थाली हाथ में लिए हुए है और शोभा जी झूठे हाथों से उसकी तरफ देख रही हैं। करण उस समय बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहता था तो बात बदलते हुए कहा, माँ तुमने 2 रोटी और मांगी थी ना, यह लो मैं ले आया हूँ, और आज की सब्जी आपके पसंद की बनी है ना। इतना कहकर थाली पकड़ा कर वह अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आरती जी की एक आदत थी, पड़ोसियों के घर की बातों को बाहर ढिंडोरा पीट कर सबको बता देती थी। लेकिन वह आज तो अपनी सहेली को बचाने आई थी। दरअसल शोभा जी को उनके बेटे करण ने अपनी पत्नी के 8वें महीने लगने पर ही मदद के लिए गांव से बुला लिया था, ताकि मां डिलीवरी के समय उसकी पत्नी की खूब सेवा कर सके। उसके पिता गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते थे। शोभा जी के पति राम सिंह जी का एक फल और सब्जियों का बागान था, जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जियां उगाए जाते थे। उससे उन्हें इतना आमदनी हो जाता था कि जो एक सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति भी नहीं कमा सकता था। राम सिंह जी जितना पैसा कमाते, करण समय पर अपने खर्चे गिनवा गिनवा कर अपने पिता से पैसों का रोना रो रो कर उनके पैसे ऐंठ लेता था। राम सिंह भी अपने बेटे के मुंह में आकर उसको पैसे दे देते थे, पर बेटी को माँ और पिता के मेहनत का कोई कद्र नहीं था। करण को लगता यह तो मेरे माँ बाप का फर्ज है, कौन सा एहसान कर रही हैं मेरे ऊपर। समय बीतता गया और उनकी बहू मीरा ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया। एक हफ्ते बाद जब मीरा को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो पोते और बहू के आने की खुशी में शोभा जी ने पूरा घर सुंदर सा सजा दिया। घर के आंगन में खूब बड़ी सी रंगोली बनाई, चारों तरफ दीपक जला दिए। ऐसा लग रहा था दिवाली से पहले ही दिवाली आ गई। मीरा जब घर में प्रवेश करती है तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है कि उसके स्वागत में सासू माँ ने कितना कुछ किया है। पूरा घर फूलों से महका दिया है। घर में प्रवेश करने से पहले शोभा जी मीरा और पोते की आरती उतारती हैं और उन पर फूलों की वर्षा करती हैं। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सासू माँ इतने भव्य तरीके से उसका और उसके पोते का स्वागत करेंगी। लेकिन जब शोभा जी ने पूछा, बहू तुम्हें यह स्वागत कैसा लगा, तब मीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक ही है, इससे ज्यादा तो मेरे मायके में होता है। शोभा जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा मुरझा सा गया। तभी मीरा ने कहा, मम्मी जी अस्पताल में तो ढंग का खाना नहीं मिला, पर आज थोड़ा चटपटा और मसालेदार खाना बनाइएगा। आज घर का खाना भरपेट खाऊंगी। शोभा जी बोली, बहू छोटे बच्चे की माँ को शुरुआती दिनों में सादा खाना ही खाना चाहिए। ज़्यादा चटपटा और मसालेदार माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन मीरा शोभा जी की बात कहाँ मानने वाली थी। वो तो उन्हें गांव की गवारन समझती थी और खुद को नए जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की मानती थी।
और बोली, माँ जी, यह सब पुरानी बातें हैं। आपके जमाने में होता था, उस समय आप लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था, तो कहाँ से खाती इतना स्वादिष्ट खाना। मुझे तो आज चटपटा और मसालेदार ही खाना खाना है। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा कर रही हैं कि मैं आपके बेटे को फोन करके सब कुछ बता दूँ। शोभा जी बेटे का नाम सुनकर डर गई, क्योंकि वह अपनी बहू का स्वभाव जानती थी कि वह बात को तिल का ताड़ करके बेटे को बताती थी, और बेटा भी बिना कुछ सच जाने उन पर बरस पड़ता था। इसीलिए शोभा जी ने सोचा, मूर्खों को उपदेश देने से अच्छा है कि जैसा कह रहे हैं वैसा कर दिया जाए। आगे जो भी होगा इसके जिम्मेदार यह लोग खुद होंगे। शोभा जी ने मीरा के कहे अनुसार चटपटा मसालेदार खाना बनाकर दे दिया, और मीरा ने भी जी भर के प्लेट पर प्लेट खत्म करती गई और कहा, मम्मी जी क्या खाना था, लग रहा और खा लूं, पर पेट में जगह नहीं है। शोभा जी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आजकल के बच्चों को कौन समझाए कि छोटे बच्चों के लिए सादा खाना ही लाभदायक होता है। हे भगवान, मेरे पोते को कोई नुकसान न हो। शोभा जी अपनी बहू और पोते के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थी। सबने खाना खाया और सो गए। रात के करीब 3 बजे बच्चे ने रोना शुरू किया। रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया, और इधर मीरा को भी लूज मोशन स्टार्ट हो गया। उल्टियाँ, पेट में जलन होने लगा। बच्चा बार बार पॉटी कर रहा था। मीरा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने मसालेदार खाना खाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन वो अपनी गलती ना मानते हुए अपनी सासू माँ पर भड़कते हुए बोली, मम्मी जी, क्या आपने धूप में बाल सफ़ेद किए हैं? जो अभी मेरी डिलीवरी हुए 4 दिन भी नहीं हुए और मुझे इतना मसालेदार खाना खिला दिया। चलिए माना, मैंने एक बार ऐसे खाने की जिद की थी, तो आप बड़ी होने के नाते मुझे मना नहीं कर सकती थी? ऐसी कैसी माँ हैं आप? ऐसा कहने के बाद उसने करण को भी भड़काना शुरू कर दिया उसकी माँ के खिलाफ, कि बच्चों को समझाने की जगह उनको बिगाड़ रही हैं। अरे हम तो इनसे बहुत छोटे हैं, हमारी क्या गलती? तुम्हारी माँ सच में गांव की गवार है, गवार सोच है। इनको तुरंत कल इनके गांव भेज दो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गवार औरत। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वह उन्हें अपनी गवारी भाषा और रहन सहन सब सिखा देंगी। इन्हें तुरंत भेज दो। करण तुरंत मीरा के बातों में आ गया। उसे लगा सच में माँ गांव में रहती थी। वह मूर्ख ही है। मीरा और अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर वह अपने माँ पर आग बबूला हो गया और उनको जली कटी सुनाने लगा। और सुबह होते ही जैसे ही वह अपनी माँ को लेकर गांव रवाना हो रहा था, तभी दरवाजे पर राम सिंह जी अपने पोते की मुंह दिखाई के लिए ढेर सारा राशन और सब्जी फल वगैरह लिए उसके घर पहुंच गए। पिता को अपने दरवाजे पर इतने सारे सामान के साथ देखा तो उसे लालच आ गया। उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, देखिए ना, पापा तो हम सभी से खास कर अपने पोते से मिलने खुद ही आ गए, और आप जिद कर रही थी गांव जाने की। चलिए सामान उठाकर अंदर ले चलता हूँ, और माँ आप पापा के लिए चाय पानी का इंतजाम कीजिए। राम सिंह को देखकर शोभा जी की आंखों में आंसू आ गए। राम सिंह जी ने उनकी आंखों के आंसू देख लिए थे, पर वह उस समय चुप थे। शोभा जी चुपचाप किचन में खाना बनाने चली गई और बहू से पूछा, तुम खाने में क्या खाओगी? तो मीरा ने गुर्राते हुए कहा, डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए? क्या आप सच में बूढ़ी हो गई हैं कि आपको नहीं पता? जबकि इससे पहले शोभा जी उसके लिए सादा खाना बनाती थी, तो उस पर भी मीरा गुर्राती हुई कहती थी कि बिना मुझसे पूछे खाना मत बनाइएगा, नहीं तो मैं वह खाना खाऊंगी भी नहीं। बेचारी शोभा जी करे भी तो क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी राम सिंह जी ने शोभा जी को आवाज़ लगाई और कहा,
एक गिलास पानी तो लेकर आना। शोभा जी एक गिलास पानी उनके पास लेकर पहुंची। उनकी नजरें नीचे झुकी हुई थी, कहीं उनको देखकर उनकी आंखें छलक न पड़े। राम सिंह जी ने कहा, शोभा क्या बात है? जब से आया हूँ तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई है। बहू ने कुछ कहा है क्या? मुझे तो बताओ। शोभा जी राम सिंह के अपनेपन भरे सवालों से फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें लगा उनका हमदर्द उनकी दुख तकलीफ को बांटने आ गए हैं, वरना बेटे बहू ने उन्हें असहाय अकेला छोड़ दिया और नौकरानी बनाकर रख दिया है। राम सिंह जी ने बड़े प्यार से उनके पीठ को सहलाते हुए बोला, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या हुआ है? शोभा जी बहुत देर रोने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जी ऐसी कोई बात नहीं है। अपने बेटे बहू के घर में क्या तकलीफ? वह तो बहुत दिनों के बाद आपको देखा ना, इसीलिए रोना आ गया। इतना कहकर शोभा जी उठकर जाने लगी, क्योंकि करण थोड़े दूर खड़े अपने माँ को कब से घूर घूर कर ताड़ रहा था। पर राम सिंह ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली थी। उन्होंने कहा, शोभा तुम भले झूठ बोल दो, पर तुम्हारी आंखों के आंसू सब सच बयां कर रहे हैं। राम सिंह उनके पीछे किचन में पहुंचे तो उनकी आवाज़ सुन मीरा भी किचन में आ धमकी और सासू माँ को बड़ी बड़ी आंखें चमकाने लगी कि कहीं वह अपना मुंह न खोल दे। लेकिन जब राम सिंह जी बार बार जोर देने लगे तो शोभा जी ने अपने बेटे बहू की सारी असलियत बता दी। इतना सुनते ही राम सिंह जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने अपने बेटे को खूब खरी खोटी सुनाई। बेटा, हम भले ही गांव में रहते हैं और तुम जिस आलीशान बंगले में रहते हो वह भी तुम्हारे गवार माँ बाप की पसीने की कमाई से बना है। तुझे पता है, जब तेरी माँ तेरे पास शहर आ रही थी तो खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। यह तो खुशी से बावरी हो गई कि मेरे घर के आंगन में नन्हे मुन्ने की किलकारी गुजने वाली है। घर घर जाकर पूरे गांव में अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बंटवाए, खूब आशीर्वाद दे रही थी कि मेरा बेटा दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। पर यह जाहिल अनपढ़ गवार क्या जाने, तुम पढ़े लिखे लोगों को न तो किसी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी की मदद की। चलो शोभा, हाँ मैं भी तो गांव का गवार हूँ, इसीलिए बेटे पोते के मुंह में फंसकर इतना सारा सामान खुश होकर ले आया था। लेकिन मैं गलत था। यह लोग तो हाई एजुकेटेड हैं ना। यह लोग अनाज नहीं पैसे ही खाते हैं। पैसा ही इनके लिए माँ बाप है। चल शोभा यहाँ से। तब करण दौड़कर अपने पापा के पैरों में गिरकर रोते हुए बोला, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी मीरा अपने ससुर जी से माफी मांगने लगी। तब राम सिंह जी बोले, अरे तुम लोग जिस देवी समान माँ के गुनहगार हो, उससे माफी मांगना छोड़कर मुझसे माफी मांग रहे हो। अगर शोभा जी ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने भी माफ कर दिया। फिर दोनों बेटे बहू शोभा जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। शोभा जी एकदम सरल हृदय की थी। उन्होंने तुरंत ही अपने बेटे बहू को उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा, गलती इंसान से ही होती है। कोई भी माँ अपने बच्चों से कितनी देर तक नाराज रह सकती है भला? कहकर दोनों के पीठ पर हाथ फेरा। फिर मीरा अपने कमरे में चली आई, लेकिन उसके अंदर आग का ज्वाला धधक रहा था। उसे इस बात की चिढ़ थी कि बुढ़िया ने आते ही अपने पति से उसकी शिकायत कर दी। अब वह अपने सास से किसी न किसी रूप में बदला लेना चाहती थी। करण तो ऑफिस चला गया। शोभा जी ने सबको खाना खिलाया, फिर आराम करने अपने कमरे में चली गई। जब शाम हुई तो मीरा रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी। शोभा जी ने कहा, बहू जब तक मैं हूँ तुम आराम कर लो, फिर तुम्हें ही सारा काम करना होगा। मैं तो खुद किचन में आ रही थी। मीरा थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी,
आप पापा जी के साथ बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। शोभा जी ने सोचा, ठीक है, चाय बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी तो नहीं लगती, खड़े-खड़े चाय तो ही बनानी है। इसलिए राम सिंह जी के पास जाकर बैठ गई। राम सिंह जी ने शोभा जी से कहा, थोड़ा गर्म पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। शोभा जी जैसे ही पानी लेने किचन में पहुंची, तो उन्होंने देखा बहू चाय की कप में चम्मच चला रही थी। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि बहू चाय के कप में चम्मच क्यों चला रही है। फिर उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पानी लेकर चली आई। और जैसे ही मीरा ने उन्हें चाय पिलाया, वह दोनों चाय खत्म करते ही बेहोश होकर वहीं ढुलक गए। करण जब ऑफिस से घर वापस आया, तो उसने मम्मी पापा को अस्त व्यस्त तरीके से लुढ़के हुए देखकर दंग रह गया। उसने मीरा से उनके बारे में पूछा, तो उसने कह दिया, मुझे नहीं पता यह लोग अभी तक क्यों सो रहे हैं। करण ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, पर वह उठे नहीं। वह उन्हें पकड़कर उनके कमरे में लेटा दिया। अब उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मीरा का वह करण के कान भरती ही जा रही थी। उसने कहा, देखिए जी, अब ये दोनों बुढ़े बुढ़िया हमारे कोई काम के नहीं रह गए। अब मैं घर के छोटे मोटे काम तो कर ही लेती हूँ, और झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए हम बाई रख लेंगे। जितना खर्च हम लोग इनके ऊपर करते हैं, उससे कहीं कम खर्च में काम वाली बाई काम करके अपने घर चली जाएगी। अब मुझे ये दोनों बर्दाश्त नहीं होते। पहले वो अकेली आज बुढ़िया रहती थी, चलो वो तो कम से कम हमारा काम कर दिया करती थी, और अब तो ये बुढ़ा भी आधमका है, और कल की बात के बाद अगर हम इन्हें जाने को कहेंगे, तो यह हम अपना बंगला हमसे छीन लेंगे। इतने बड़े शहर में इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलाएंगे? इन्हें तो ऐसा लगता है जैसे इनके गांव में सब मुफ्त में मिल जाता है, वैसे ही यहाँ भी सब कुछ मुफ्त में ही मिल जाएगा। तभी तो मैं इनको गँवार कहती हूँ, कुछ समझने को तैयार ही नहीं। तभी करण बोला, अरे मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया हो तो बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद मीरा बोली, हम लोग इन बुढ़े बुढ़िया को यहाँ से जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इस दुनिया से जाने के लिए तो कह सकते हैं ना। इतनी बातें शोभा जी ने अपने कानों से सुनी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन्हें होश आया था, और जोरों की प्यास लगने के कारण वो पानी लेने रसोई में जा रही थी। दोनों बेटे बहू की ऐसी बातों से हाँफने लगी। तब तक राम सिंह जी को भी होश आ गया था। उन्होंने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है शोभा, तुम्हें क्या हो गया है? वो पानी लिए बिना ही वापस अपने कमरे में आ गई। अपने पलंग पर बैठकर वह जोर जोर से हाँफने लगी। तब तक राम सिंह ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तभी शोभा जी ने उन्हें धीरे से बोलने का इशारा किया। बेटे बहू हमें जीते जी मारना चाहते हैं, यह कहकर रोने लगी। उधर जब करण ने अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनी, तो वह सन्न रह गया। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसे काटो तो खून ही नहीं। उसने अपने पत्नी का विरोध किया, लेकिन वह उसे समझाने लगी, देखो करण, तुम इन बुढ़े बुढ़िया के इकलौते संतान हो। ये लोग जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, इनके लिए दवाई गोली से लेकर इनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान हमें ही रखना होगा। तब हम इनकी सेवा करेंगे या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। सोच लो, एक ही बार में इनका किस्सा ही खत्म कर देना है कि जिंदगी भर इनका बोझ ढोना है। करण मीरा से गुस्से में बोला, मीरा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने माँ बाप के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। उन्हें मैं इस दुनिया से जाने का पाप अपने माथे नहीं ले सकता। इस बात को शोभा जी ने नहीं सुना। वह मीरा की आधी अधूरी बातें सुनकर अपने मन में भ्रम पाले वहां से चली गई। अब राम सिंह जी ने सोचा, क्यों न
बेटा बहू को बताए बिना ही हम अपने गांव चले जाएं और चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी इनके पास वापस नहीं आएंगे। यह सोचकर दोनों रातों रात गांव जाने के लिए निकल गए। रात के अंधेरे में इत्तेफाक से एक ऑटो वाला उन्हें मिल गया। उस ऑटो वालों ने उन्हें उनके गांव तक छोड़ा। सुबह होते ही करण ने सोचा, दिन चढ़ने को है, मम्मी आज अभी तक नहीं उठी हैं, ना ही पापा उठे हैं। तो वह उनके कमरे में गया, यह देखने कि अभी दोनों क्या कर रहे हैं। वहां जाकर देखा तो दोनों वहां से गायब थे। उसने मीरा को जाकर बताया तो मीरा तो मन ही मन खुश हुई। चलो, दोनों बूढ़े बुढ़िया से बिना कुछ किए ही छुटकारा मिल गया। लेकिन करण ने अपने गांव के एक दोस्त को फोन लगाकर पूछा तो उसने बता दिया कि उसके माँ बाप अपने घर पहुंच गए हैं। तब उसकी जान में जान आई और मीरा ने जब यह समाचार सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद वह करण के साथ अपने सास ससुर के गांव गई और उनके पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया, लेकिन आप लोगों के वापस आ जाने के बाद मुझे पता चला कि बुजुर्गों का क्या महत्व होता है। मैं तो अकेले दीपक की परवरिश अच्छे से कर ही नहीं पा रही हूँ। इसीलिए आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ चलिए और वहीं रहिए। राम सिंह ने कहा, बहू, तुम्हें समय रहते अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आ सकते क्योंकि अभी हमारे खेत में सब्जियों और फलों को तोड़कर मंडी भेजने के काम जोर शोर से चल रहा है। वहीं शोभा जी का मन पोते में लगा हुआ था। इसीलिए वे बार बार राम सिंह जी को बेटे के पास जाकर रहने की जिद कर रही थी। राम सिंह जी ने सोचा, शोभा की इच्छा है बेटे के पास रहने की, तो उन्होंने फिर से उन्हें शहर भेज दिया। अब तो मीरा को मुफ्त की नौकरानी मिल गई। मीरा शोभा जी की इतनी तारीफ करती कि वह उनकी तारीफ करते करते सारे काम करवा लेती। शोभा जी भी सोचती, अपने ही तो बेटे बहू हैं, तो अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। दिन बीतते रहे। मीरा शोभा जी के पास हमेशा पैसों का रोना रोती रहती और शोभा जी अपने पति राम सिंह जी से कहकर पैसे मंगवाती। जब तक राम सिंह जी पैसे भेजते रहे तब तक तो मीरा ने शोभा जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। लेकिन एक दिन बगीचे में खड़े राम सिंह जी के पैर के नीचे एक पका हुआ फल आ गया, जिसके फिसल कर ऐसे गिरे कि कमर के घुटनों की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। आनन फानन में उन्हें शहर लाया गया। अब तो मीरा को लगा उसके घर में आपत्ति आ गई। अब उसका रवैया अपने सास ससुर के प्रति धीरे धीरे बदलने लगा। वह शोभा जी के हर काम में कुछ न कुछ गलतियां निकालने लगी। एक तरफ तो शोभा जी अपने पति के स्वास्थ्य को लेकर परेशान थी, तो दूसरी तरफ अपने बहू के रवैये से परेशान थी। इसीलिए ना चाहते हुए वे भी उनसे गलतियां हो जाया करती थी, जिसका मीरा भरपूर फायदा उठाती। मीरा अब करण के सामने शोभा जी की गलतियां गिनाती रहती, जिसे वह भी अपनी माँ को खरी खोटी सुना दिया करता, क्योंकि वह भी अपने पिता के इलाज के लिए पैसे खर्च करने से परेशान था। कुछ दिन अस्पताल में रखने के बाद राम सिंह जी की छुट्टी कर दी गई। कुछ दिनों तक तो उन्हें जैसे तैसे अपने सास ससुर को खाना पानी दिया, लेकिन धीरे धीरे न तो वह घर के कोई काम ही करती थी, ना ही अपने सास ससुर को चैन से रहने देती थी। जब जब राम सिंह जी को चेकअप के लिए बुलाया जाता था, जिसे डॉक्टर की फीस, दवाई का खर्च के साथ साथ अस्पताल आने जाने का खर्च भी लगता था, तो मीरा को बहुत अखरता था। एक दिन शोभा जी अपने पति राम सिंह जी को लेकर अस्पताल गई हुई थी।
मीरा ने अपने कीमती जेवर उनके बैग में रख दिए और शाम को करण से कहा कि उसकी एक सहेली के घर पार्टी में जाना है। लेकिन जब उसने अपनी अलमारी में करण के सामने गहने ढूंढे तो उसे नहीं मिले। फिर क्या था, उसने घर में हंगामा मचा दिया कि मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं। फिर वो सीधे अपनी सास के कमरे में गई और बोली, मम्मी जी मेरे गहने नहीं मिल रहे हैं, कहीं आपने तो नहीं रखे? करण उसे मना करता रहा कि वह उसकी मम्मी से ना पूछे, लेकिन वह नहीं मानी और सीधे शोभा जी का बैग चेक करने लगी। जब उसने उसके बैग से कपड़े निकाल कर बाहर फेंके तो कपड़ों के साथ साथ गहने भी गिर गए। फिर तो मीरा आग की तरह अपनी सास के ऊपर बरस पड़ी। उन्हें इतना जलील किया कि उन्हें अपनी सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया। जब करण ने यह सब अपनी आंखों से देखा तो वो भी अपने मम्मी पापा से नफरत करने लगा और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कह दिया। मीरा ने कुछ दिन पहले ही राम सिंह जी से अस्पताल के बिल के साथ गांव के घर और जमीन के पेपर में साइन करवा लिए थे, जो अब वह उसके नाम पर हो गया था। इस बात का पता उन्हें तब चला जब करण ने उन्हें अपने घर से निकल जाने के लिए कह दिया। तब उसने कहा, आप लोग भूल कर भी अपने गांव मत जाइएगा, क्योंकि वहां की सारी प्रॉपर्टी तो आपने मेरे नाम कर दी है। अब राम सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ जाएं और क्या करें। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति धीरे धीरे सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में ही चल दिए। तभी वे एक होटल के पास जाकर रुके। उस होटल के मालिक कह रहा था, आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बहुत छुट्टी मार रहे हैं, इतना बड़ा ऑर्डर आया है और काम करने वालों की कमी है। तभी शोभा जी ने उस होटल के मालिक से कहा, भाई साहब, आप बुरा न माने तो क्या हमें काम मिल सकता है? होटल के मालिक ने उन दोनों की हालत देखी तो कहा, आप दोनों अपनी हालत तो देखिए, क्या काम करेंगे? तभी शोभा जी ने कहा, जब तक आपका नौकर नहीं आ जाता तब तक ही रख लीजिए, फिर चाहे तो निकाल दीजिएगा। होटल के मालिक को काम करने वालों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसने उन्हें काम पर रख लिया। राम सिंह जी व्यापारी आदमी थे, इसीलिए उन्हें बैठे बैठे काउंटर का काम दे दिया गया और शोभा जी को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए वह रसोई में चली गईं। अब उस होटल के मालिक का काम बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। हिसाब किताब में भी कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। अब उनके रहते उस होटल के मालिक ने कुछ ही दिनों में छोटे से होटल की जगह बड़ा सा रेस्टोरेंट ले लिया। अब उस रेस्टोरेंट का नाम बहुत चलने लगा। उस रेस्टोरेंट की प्रसिद्धि से ही राम सिंह जी ने अपने मालिक से कहा, क्यों ना हम शहर के दूसरे छोर पर, जहाँ ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, वहाँ एक और रेस्टोरेंट खोल दे, ताकि वहाँ भी हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। मालिक ने कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी तुमने अपना पैसा लगाकर खुद का रेस्टोरेंट खोलने की बात नहीं की, बल्कि मुझे खोलने की सलाह दी। इसलिए मैं आपकी इस ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो रेस्टोरेंट तो खुलेगा, लेकिन आपके नाम का, और आपका रेस्टोरेंट खुलेगा जिसमें मेरा पूरा योगदान रहेगा। और देखते ही देखते राम सिंह जी और शोभा जी का अपना रेस्टोरेंट खुल गया। जब उस रेस्टोरेंट का उद्घाटन होना था, तब करण और मीरा भी आए थे, क्योंकि करण उस रेस्टोरेंट का एक मामूली सा कर्मचारी था। जब उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम अनाउंस हुआ, राम सिंह, तो मीरा और करण को धक्का सा लगा कि कहीं उसके पापा ही तो नहीं हैं। फिर उन्हें लगा, अरे, इतने बड़े रेस्टोरेंट के बारे में तो वे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तभी राम सिंह जी के आजू बाजू उनके बॉडीगार्ड चल रहे थे
और बीच में राम सिंह जी और उनके पीछे शोभा जी चल रही थी। तब जब राम सिंह जी ने रेस्टोरेंट का फीता काटा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई और उनकी इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके मालिक को जाता है, जिनका एक छोटा सा होटल था। उसमें हम नौकर थे और हमने वहाँ पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली। लेकिन हाँ, जीवन में कई मोड़ आते हैं, हमारे जीवन में भी आए। हमने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, कभी घर में खाने के लिए नहीं था तो हम भूखे सो गए, लेकिन ना ही किसी के घर से उधार मांगकर खाया और ना ही चोरी करके खाया। लेकिन कभी कोई हमारे अपने हुआ करते थे, जिन पर हमने पूरा विश्वास किया था। उन्होंने धोखे से हमारा सब कुछ हड़प लिया। लेकिन कहते हैं ना कि हाथ का धन को कोई भी चुरा सकता है, लेकिन किस्मत और कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं चुरा सकता। बस यही हुआ हमारे साथ भी। यही हमारी सच्चाई है। राम सिंह जी के इतना कहते ही पूरा हॉल तौलियों से गुज उठा। वहीं करण और मीरा की नजरें शर्म से झुक गई। दूसरे दिन होटल का काम शुरू हो गया। तब करण सीधे राम सिंह जी के केबिन में जाने लगा। तब गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे अरे, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के सर के केबिन में कैसे चले जा रहे हैं? तब करण ने कहा, अरे तुम मुझे रोक रहे हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अगर मैंने सर से शिकायत कर दी ना तो तुम्हारी अभी के अभी छुट्टी हो जाएगी। गार्ड बोला, सर आप जो भी हैं मुझे नहीं मालूम, भले ही आप मेरी छुट्टी करवा दीजिएगा। वह राम सिंह जी से परमिशन लेने उनके केबिन में गया तो राम सिंह जी ने कह दिया, अभी उन्हें अंदर मत आने देना। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। राम सिंह जी करण से मिले ही नहीं। करण राम सिंह जी से मिलने के लिए दिन भर उनका इंतजार करता रहा और जिस काम के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था वह काम नहीं किया। इसीलिए उसे दूसरे ही दिन नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब करण के हाथ से नौकरी भी चली गई और राम सिंह जी से भी मिलना नहीं हो पा रहा था। इसीलिए वह बहुत परेशान हो रहा था। उधर मीरा ने सोचा, राम सिंह जी का गांव का घर और खेत को बेचकर खूब पैसे मिलेंगे, तो वह उसे बेचने के लिए किसी दलाल से बात करने गई। तो पता चला कि दलाल ने पहले ही उसे दवाई के बिल के पास कराने के समय साइन करवा लिए और उस प्रॉपर्टी को पहले से ही हड़प लिया। मीरा को 1 रुपए भी नसीब नहीं हुआ। दीपक की पढ़ाई के लिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। उन्होंने अपने घर को भी बेच दिया, जिस घर में वे लोग रहते थे। अब तो करण और मीरा दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। अपने मम्मी पापा की ऐसी दयनीय हालत देखकर दीपक को वह सारी घटना याद आ जाती, जब उसकी माँ उसके दादा दादी को एक थाली भोजन के लिए कितना तड़पाती थी। आज उसी भोजन के लिए वह कितना तड़प रहे हैं। राम सिंह जी इतने उदार दिल के थे कि उन्हें अपना वह दिन रोज ही याद आता था, जब उन्होंने कभी सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में खड़े होकर एक थाली भोजन मांग कर खाया था। उन्होंने शोभा जी को अपना विचार बताया, क्यों ना हम शाम को सबके खा लेने के बाद जितना खाना बचेगा उसे गरीबों में बांट दिया करें। शोभा जी को अपने पति का यह विचार बहुत पसंद आया। अब शोभा जी और राम सिंह जी रोज ही शाम को खाना बांटने जाते तो उनके बेटे बहू भी भिखारियों की लाइन में खड़े होकर खाना लेते। मीरा को तब अपनी गलती का एहसास होता है कि वास्तव में जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। शोभा जी रोज ही अपने बेटे बहू को भिखारियों की तरह खाना देती थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दोनों उनके पास आकर रह जाएं।
क्योंकि मीरा ने एक बार नहीं, दो दो बार उन्हें जलील करके घर से निकाला था, इसीलिए उनका भी दिल कभी नहीं पसीजा। तो दोस्तों, माँ बाप का दिल दुखाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचिएगा कि जो जैसा करता है वही लौट कर आता है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।